34 को इसने कहाँ पे रखा, फर्स्ट प्लेस पे रख दिया क्योंकि 34 इज द स्मॉलेस्ट, एंड 45 को बाद में रखा। आफ्टर दैट मैंने थर्ड वाले एलिमेंट में 48 को लिया। अगर मैं 48 को ले रही हूँ विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू, जिसको ये लास्ट में डाल रहा है। अच्छा देखो, अब इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और करके देखेंगे कि अगर मान लो मैंने 48 ना दिया होता, मैंने कोई वैल्यू 34 से 45 के बीच में दी होती, फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 ऐड किया होता, ठीक है, तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ता, कोई इफेक्ट आया? 48 को भी उसने लास्ट में रखा था, 40 को भी उसने लास्ट में रखा है, राइट? ओके, तो मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू को आगे रखेगा, और अगर इसकी जगह पे मैंने 4 दिया होता तो ये क्या करता, फिर ये वैल्यू को शफल करता, मतलब ये 4 को सबसे पहले रखता और 4 के बाद जो 34 था उसको लास्ट में भेज दिया। देखो, तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो मतलब आपके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू आ रही है। अगर बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू है तो सबसे आगे रख रहा है। तो पहली चीज तो यही ध्यान में रखनी है कि हमेशा ये सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रख रहा है, जो कि सबसे छोटी है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू दिया था 45, फिर दिया 34 को इसने फर्स्ट प्लेस पे रख, ठीक है, और उसके बाद 45 को लिया। अब उसके बाद जब मैंने थर्ड नंबर पे 40 दिया या 48 दिया तो उसने उसको लास्ट में ऐड कर दिया। अगर 4 दे रहे हैं या सबसे छोटा एलिमेंट दे रहे हैं तो वो उसको आगे रख रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमने क्या लिया, 56। जब 56 को ऐड किया तो इसने 40 के बाद डायरेक्टली 56 को रखा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। अब फिफ्थ एलिमेंट हमने लिया 11। अब 11 जो था वो सबसे छोटा नंबर था, इसीलिए इसने 11 को कहाँ रखा, सबसे आगे ले गया। और जब इसने 11 को सबसे आगे लिया उस वक्त पे इसने क्या किया, 34 को यहाँ भेज दिया और 45 जो पहले यहाँ था 34 वाली जगह पे उसको सबसे लास्ट में भेज दिया। अच्छा, अगर मान लो ये सबसे छोटा एलिमेंट ना होता, अगर ये एलिमेंट क्या होता यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस टाइप से होता, जैसे मान लो 42 हमने ऐड किया होता, उस केस में लिस्ट का क्या रिंग रहता। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे 42 को ऐड किया, अब 34 इज द स्मॉलेस्ट, बट 42 को जब हमने ऐड किया तो इसने 42 को कहाँ रखा, सेकेंड प्लेस पे रख दिया। वाई इज इट हैपनिंग? जबकि 40 आया था, 56 आया था, उसको तो ये आगे लेकर नहीं गया था, बट 42 को आगे क्यों ले लिया? तो समझ में आ रहा है? यस yes? तो देखो, इसका एक रीजन है, जब भी एक नया एलिमेंट आ रहा है और नया एलिमेंट आने से पहले इसके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी वो कितनी थी, 4 थी, राइट? अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो इस तरह से समझोगे कि वैल्यू ऐड करने से पहले हमारे पास टोटल वैल्यू 4 थी और ये हमने एक फिफ्थ वैल्यू ली थी, मतलब हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। क्या थे? इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और हम एक नया एलिमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, और उस एलिमेंट को फिर ये क्या करेगा, चेक करेगा। 1 सेकेंड मैम, समथिंग लाइक मिनी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इस केस में ये क्या करेगा, पहले तो इसका मिडिल पॉइंट निकालेगा। तो 4 का मिडिल पॉइंट क्या आएगा, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, इसका साइज देखें, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या आएगा, वैल्यूज को अगर ले, चलो अगर मान लो हम इस, हाँ बताओ। 1 आएगा। 1 आएगा? कैसे आएगा 1? क्योंकि 0 1 2 3 तक, अब मतलब जो एरे है वो 3 तक चलेगा और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 आएगा। और 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी, 45। 45। तो इसने क्या किया, एक तरह से अगर हमने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक नया वैल्यू डाला जो कि इसको ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है, तो ऐसे में ये क्या कर रहा है, ये मिड पॉइंट निकाल रहा है, और मिड पॉइंट निकालने के बाद उस मिड पॉइंट की वैल्यू को क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है न्यू वैल्यू के साथ में, मतलब 42 आगे और 45 पीछे चला गया। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। अब इसी थ्योरी को ना हम आगे एक और बार टेस्ट करते हैं। अभी तो देखो मेरे पास कितने वैल्यू हो गई, 5 वैल्यू हो गई, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 42 के बाद में 35 को ऐड किया
तो 35 को इसने कहां पे ऐड किया, मिडल में लेके आ गया, जबकि ये सबसे छोटी तो थी नहीं, राइट? फिर भी इसने इसको मिडिल में लिया, और इससे पहले तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, देन आफ्टरवर्ड्स भी इसको यहाँ पर ले रहा है। अच्छा अगर मान लो ये वैल्यू 35 ना होकर 48 होती, देन व्हाट विल हैपन? तो देखो, अगर वैल्यू जो थी वो 48 है, वो तो यहाँ पे रख रहा है, लेकिन अगर वैल्यू क्या थी, छोटी थी, तो वो उसको मिडिल में रख रहा था, है ना, अगर 35 था। अच्छा अगर मान लो हम यहाँ पे वैल्यू जो थी वो क्या रखते, 41 रखते, या चलो 46 रखते हैं, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, 45 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, या एक काम करते हैं 44 डाल के देखते हैं। मुझे सबसे लास्ट एलिमेंट से एक नंबर कम देके देखना है कि 44 दिया तो क्या करेगा। तो अगर मान लो मैंने 44 दिया तो भी वो उसको लास्ट में ही रख रहा है, राइट? तो मतलब यहाँ पे 44 आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअली में ये क्या करता है, जब आप एक नया वैल्यू डालते हो तो ये मिडिल पॉइंट से उसको कंपेयर करेगा। अभी मिडिल पॉइंट क्या है इसका, 40। अगर नया एलिमेंट आया वो क्या है, 40 से छोटा है, तो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अगर 40 से बड़ा है, मतलब मिडिल पॉइंट से बड़ी वैल्यू है, तो लास्ट में रह रही है। अच्छा, इसको इसी चीज को फर्दर चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, सी, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, 44 लिया था। लेट सपोज अगर मैंने इसको 44 ना लिया होता और मैं इसको क्या रख देती, 46 रखती, इन दैट केस ऑल्सो 46 लास्ट में। अगर मैं 47 लेती हूँ तो भी लास्ट में ही है, राइट? अच्छा अगर मान लो मतलब बड़ी वैल्यू जा रही है 40 से, तो ये ऐसे ले रहा है। अच्छा अगर मान लो 40 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेती है, 39 ले लेते हैं, तो 39 को भी इसने कहाँ रखा, देखो जब हमने 39 ऐड किया स्टार्टिंग में, तो इसने 39 को 40 से स्वैप कर दिया। मतलब अगर मिडिल पॉइंट से क्या आती है, छोटी वैल्यू आती है, सो इन दैट केस ये क्या कर रहा है, मतलब एक काम तो वो कर रहा है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट वाला, दूसरा ये क्या कर रहा है, अगर मिडिल पॉइंट से वैल्यू क्या है, छोटी है, तो ये उस छोटी वैल्यू को बीच में लगा देगा और बीच की वैल्यू को लास्ट में भेज देगा। इतना समझ में आया? ओके, तो प्रायोरिटी क्यू में एक थ्योरी नहीं चलती, 2 से 3 थ्योरी चलती है। फर्स्ट तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे आगे रहेगा। सेकंड, अगर न्यू वाली वैल्यू मिडिल पॉइंट से क्या है, छोटी है, तो स्वैप हो जाएगी, और अगर बड़ी है तो लास्ट में लगेगी। अगर वैल्यू नई वाली हम ऐड कर रहे हैं और उस वक्त पे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उस केस में भी ये मिडिल वैल्यू से न्यू वैल्यू को क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? यस मैम। ओके, अब ऐसे ही आगे चल रहा है। अब देखो जब स्मॉलेस्ट वैल्यू आई 8, अब उसपे तो ये इवन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ नहीं देखेगा, सिंपली क्या करेगा, 8 को यहाँ लगाएगा। अब 34 को कहीं तो भेजना था ना, तो इसने क्या किया, अगेन मिडिल पॉइंट निकाला। अब अगर इस पूरे वैल्यू का मिडिल पॉइंट निकाले तो क्या पड़ता है, 39, मतलब 8 को डालने से पहले। तो 39 को कहाँ भेजा, सबसे लास्ट में भेज दिया, 34 को 39 की जगह पे लगा दिया, और सबसे आगे किसको लगा दिया, 8 को लगा दिया। मतलब उस टाइम पे ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप लोग क्या करोगे, इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करके देखोगे, जैसे अभी हमने करके देखा है। तो अगर थोड़ा टाइम मिले तो इसको एक बार वैल्यू इनपुट करके ऐड करके देखेंगे, हो जाएगा सभी का? ओके चलिए, मैम ये good। कोड एक बार शेयर कर दीजिएगा आप। क्या शेयर कर दूं? मैम ये कोड कोड मैंने लास्ट क्लास में दिया नहीं था आप लोगों को, चलो कर देती हूँ दोबारा से, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को इसी का नेक्स्ट ऑप्शन मैं करा रही हूँ। अभी तक तो हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं वो इस टाइप के देखे हैं जिसमें कि बेसिक चीजें आ रही हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, इसी कलेक्शन फ्रेमवर्क में अब हमें नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है
इसमें हमारी अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेट इंटरफेस, क्योंकि क्यू वगैरह तो हम लोग देख चुके थे कैसे वर्क कर रही है। अब देखो अभी तक हम कौन से इंटरफेस की क्लासेस देख रहे थे, हमने लिस्ट की देखी थी, क्यू की देखी थी, अभी आ गया सेट इंटरफेस। तो सेट में और लिस्ट वगैरह में डिफरेंस क्या होती है? तो देखो सेट इंटरफेस अगर आप लोग कभी भी यूज करते हो तो ये भी कलेक्शन इंटरफेस की ही सब इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पर आप अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स को लेते हो। जो पहले आ रहे थे ना वो ऑर्डर्ड एलिमेंट्स थे। मतलब अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका जो इंसर्शन ऑर्डर है ना वो मेंटेन नहीं होगा जैसे कि पहले वाले लिस्ट में था कि जैसे डाल रहे हो उसी सीक्वेंस में वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक और चीज आपको मिलेगी कि सेट इंटरफेस की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस रहेंगी इनके अंदर आप डुप्लीकेट आइटम स्टोर नहीं कर सकते। मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी बाय डिफॉल्ट। अगर आपने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करने की ट्राई की तो ये उसको इग्नोर कर देगा, एरर नहीं देगा लेकिन इग्नोर करेगा, उसको ऐड भी नहीं करेगा। थर्ड थिंग, आप यहाँ पर नल वैल्यू को भी सिर्फ एक ही बार स्टोर कर सकते हो। मतलब पूरे रिकॉर्ड में सिर्फ एक नल वैल्यू हो सकती है क्योंकि नल का भी डुप्लीकेट नहीं लेगा ये। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो सेट इंटरफेस में हमारे को क्या क्या मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? फर्स्ट, ये अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स है। सेकंड, ये डुप्लीकेट आइटम्स को नहीं लेता है। एंड थर्ड, नल वैल्यू भी एक ही आ सकती है पूरे सेट में। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं सेट इंटरफेस के। अब सेट इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस को हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड हैश सेट। पहली क्लास जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सेकंड आएगी लिंक्ड हैश सेट और थर्ड आएगी ट्री सेट। तो ये तीन क्लासेस है जो सेट इंटरफेस का पार्ट है। अब इन तीनों क्लासेस का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला, आप सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें उसके चाइल्ड इंटरफेस सॉरी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट दे दो, रेफरेंस दे दो, या फिर आप डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। अच्छा, आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक कराया था डायनामिक मेथड डिस्पैच। वो मेथड ऑप्शन याद है आप लोगों को? ये क्या करता था? आई थिंक हमने इनहेरिटेंस के टाइम पे सीखा था इसको, इनहेरिटेंस के बाद जस्ट। मैम ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो बेसिकली क्या करता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास इनटू पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसकी वजह से कोई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं? यस, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं? नो आइडिया? चलो याद दिलाती हूँ। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, या ये कह सकते हैं व्हेन वी यूज दिस मैकेनिज्म वी कैन ओनली एक्सेस द ओवररिडन मेथड। मतलब जो पेरेंट क्लास के मेथड ओवरराइड होकर आएंगे ना चाइल्ड में, सिर्फ हम वही यूज कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सेस नॉन ओवररिडन मेथड्स ऑफ एनी चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो हम नॉन ओवररिडन मेथड्स जो होते हैं चाइल्ड क्लास के, हम यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ पेरेंट क्लास के ओवररिडन मेथड यूज कर सकते हैं अगर हम डायनामिक मेथड डिस्पैच का यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, अब इसका मैंने यहाँ पे पता है क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर भी ना कई जगहों पे आपको क्या दिखेगा कि कई जगहों पे आप ऑब्जेक्ट बनाया हुआ देखोगे ना जब कभी भी, तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे सेट का रेफरेंस है, लेकिन बीच में हमें मतलब यहाँ पे रेफरेंस देखो किसका आ रहा है, हैश सेट का आ रहा है या लिंक्ड का आ रहा है या ट्री का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको चीजें दिख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यू कैन डू दैट ऑल्सो, इट इज योर चॉइस, ऐसे बनाना है या वैसे काम करना है। ठीक है, अगर फंक्शनैलिटी लिमिटेड रखनी है तो ये वाला ऑप्शन यूज करो, अगर सभी कुछ यूज करना है ओवररिडन नो ओवररिडन, फिर आप वो वाला ऑप्शन यूज करो जिसमें कि सिंपल ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, तो चलिए फिलहाल इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्लास आएगी वो है हैश सेट। अब देखो हैश सेट क्या करती है, हैश सेट वैल्यू को कैसे स्टोर करती है, ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है।
फर्स्ट थिंग हमें ये देखनी है कि देखो हैश सेट जो है इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ सेट इंटरफेस, ठीक है, क्योंकि ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसका मतलब सेट इंटरफेस इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ कलेक्शन आल्सो। तो जो कलेक्शन के मेथड हमने पहली क्लास में देखे थे सारे के सारे, वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज कलेक्शन से मिलेंगे सेट को और सेट से मिलेंगे हैश सेट को। Along with that, हैश सेट जो है जब वो वैल्यूज को अपने पास मेमोरी में स्टोर करता है, तो ये क्या करता है, इनको कोई इंडेक्स नहीं देता। जैसे कि पहले आ रहा था ना 0 1 2 3 इंडेक्स होता था हर वैल्यू का, वो चीज नहीं आएगी। ये क्या करता है, हर वैल्यू को एक यूनिक आईडी दे देता है, विच इज नोन एज हैश कोड। तो हर वैल्यू का अपना क्या होगा, यहाँ पर हैश कोड होगा, विच इज अ यूनिक आईडी टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द हैश सेट। ओके, एंड यहाँ पर आप जब भी वैल्यूज को स्टोर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन वैल्यूज को फेच करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए किसका यूज करेगा, हैश टेबल का यूज करेगा। ओके, तो हैश टेबल क्या है, हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वैल्यूज को एसोसिएटिव मैनर में स्टोर करता है। एसोसिएटिव मतलब जैसे कि एरे लाइक फॉर्मेट होता है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, उसे हम एसोसिएटिव मैनर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से वही एरे वाला ही फॉर्मेट यूज कर रहा है, और यहाँ पे हर वैल्यू के पास अपना एक यूनिक आईडी। अब अगर आप लोग क्या करते हो, कभी भी हैश सेट का यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम्स में, तो हैश सेट का जब यूज करोगे तो उसके अंदर हमारे को यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर्स दे रखे हैं। पहला तो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप कोई साइज वगैरह डिफाइन नहीं करते। सेकंड वाले में आप कैपेसिटी बता सकते हो। थर्ड वाले में कैपेसिटी के साथ लोड फैक्टर बता सकते हो, मतलब वही इंक्रीमेंट ऑर्डर। और चौथे वाले में आप किसी भी कलेक्शन को हैश सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि हैश सेट को क्रिएट कैसे करना है और यूज कैसे करना है ना, हम लोग इसी चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम एक न्यू क्लास बनाते हैं। तो हम यहाँ पे इसका नाम रखेंगे हैश सेट डेमो। अब हैश सेट डेमो के अंदर हमें करना ये है कि सबसे पहले तो मेन क्लास ले लेते हैं, मेन फंक्शन, और यहां आके हम एक हैश सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हैश सेट तो ले लिया, तो हैश सेट किस टाइप का बनाना है, तो मैं इसे इंटीजर टाइप का बना देती हूँ। और इस हैश सेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं। पहले तो हम इसका नाम क्या लेते हैं, इसका नाम भी मैं list1 ले लेती हूँ, इक्वल्स टू करके न्यू हैश सेट कर देते हैं। तो अगर मैं डिफॉल्ट हैश सेट बना रही हूँ तो इसकी कोई कैपेसिटी अभी मैंने बताया नहीं है। लेट्स फाइंड आउट कि अगर एक एम्प्टी हैश सेट है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। क्या हम कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते, ये भी देखेंगे। तो देखो, अगर मैं list1 डॉट कैपेसिटी फंक्शन का यूज करना चाहूँ, देयर इज नो कैपेसिटी फंक्शन। हाँ, अगर मैं साइज फंक्शन लेना चाहूँ तो साइज फंक्शन है, बट कैपेसिटी नहीं है, जैसे वेक्टर में होता था। तो अगर हम इसको प्रोग्राम को ऐसे ही रन भी करें तो इनिशियली इसकी कैपेसिटी 0 है, मतलब कैपेसिटी बोल लो या साइज बोल लो, इट इज 0 because we have not stored any element into the hash set. अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आपको वही add method तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। list1 डॉट ऐड करो और नई वैल्यू को ऐड कर दो, तो ये आपके हैश सेट में आ जाएगी। तो देखो, अगर मान लो मैंने फर्स्ट वैल्यू लिया 375, सेकंड वैल्यू लिया 235, फिर थर्ड वैल्यू लिया 455, 3 वैल्यूज मैंने स्टोर किए। लेट्स फाइंड आउट कि इसने इसको कैसे स्टोर कराया। ठीक है, तो अगर मान लो हमने यहाँ पे हैश सेट क्रिएट किया, ठीक है, और इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो इसने क्या लिया, अभी देखो मैंने जो ऑर्डर दिया था वो ये दिया था कि पहले मैंने 375 दिया, फिर 235 दिया और फिर 453 दिया। लेकिन ये क्या कर रहा है, वैल्यूज को कैसे स्टोर कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक न्यू वैल्यू ऐड कर देती हूँ, लेट्स सपोज दिस इज 899, और ऐसे ही एक और वैल्यू ऐड करती हूँ विच इज 12। लेट्स सी क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, मतलब सेट इंटरफेस में हैश सेट क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा है बाय डिफॉल्ट। मतलब हमें सॉर्टिंग करी कराई मिलेगी यहाँ पर, राइट? इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। तो
हैश सेट क्या कर रहा है, हर वैल्यू को एक यूनिक आईडी तो दे ही रहा है, उसी के साथ साथ में हर वैल्यू को कैसे ऐड कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली स्टोर कर रहा है। अब अगर आपके पास एक हैश सेट क्रिएट हो रहा है इस तरह से, तो हैश सेट में आप ऐड मेथड तो यूज करते ही हो ऐड एलिमेंट करने के लिए। क्लियर क्या करता है, एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, मतलब हैश सेट की सारी वैल्यूज डिलीट कर देगा। क्लोन क्या करेगा, आपके हैश सेट की एक और कॉपी क्रिएट करेगा। अगर कंटेन्स फंक्शन का यूज किया तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू फेच करा सकते हो। तो देखो अगर आपने यहाँ पे कभी भी कंटेन्स फंक्शन का यूज किया, लाइक अगर मान लो हम यहाँ आते हैं, अच्छा देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे पहला तो मैं ना इसको इंडिविजुअली एक्सेस करके दिखाना चाह रही थी। तो मान लो मैंने आइटरेटर का यूज किया, और इक्वल्स टू में हमने क्या लिखा, लिस्ट वन डॉट आइटरेटर। तो आइटरेटर आ जाएगा जैसे पहले वाले प्रोग्राम्स में था। फिर हम क्या लिख सकते हैं, ITR डॉट हैज नेक्स्ट। अगर हैज नेक्स्ट है तो सिस आउट करके क्या करेंगे हम, ITR डॉट नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, राइट। अब देखो अगर आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हो तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक आइटरेशन क्रिएट कर रहा है उसकी। तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको अगर मैं प्रिंट कराती हूँ यहाँ से, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द हैश सेट, तो ये आपके पास इस तरीके से दिखा देगा, राइट। अच्छा देखो अगर आपको इस हैश सेट का क्या देखना है, हैश कोड भी देखना है, तो हैश कोड क्या होता है सबको पता ही है ना, यूनिक कोड होता है, राइट, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और ये मेमोरी में असाइंड होता है आपका। तो अगर मान लो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का हैश कोड कभी देखना हो तो आपको बस उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और डॉट लगा के हैश कोड लिखना है। इट विल गिव यू द हैश कोड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस वाले लिस्ट वन का हैश कोड क्या है, 1974। और ये जरूरी नहीं है हमेशा एक जैसा ही आए, ठीक है। आज ये 1974 आ रहा है, कल ये 1234 या कुछ और भी आ सकता है, ओके। तो जो भी इसको अवेलेबल मेमोरी लोकेशन मिलेगी वहां ये हैश सेट को क्रिएट कर देगा, ओके। क्योंकि अभी ये सेम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो रैम से इतनी जल्दी डिलीट नहीं होता है, दैट इज द रीजन। चलिए फिलहाल यहाँ पे आगे चलते हैं इसी में। अब देखो हैश सेट में कंटेन्स फंक्शन को दिख रहे थे, तो कंटेन्स फंक्शन क्या देखता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू इसमें है या नहीं है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंटेन्स का यूज देखना है, तो हमने क्या लिखा, लिस्ट वन डॉट कंटेन्स लिखेंगे। अब देखो कंटेन्स में ये सिर्फ वैल्यू लेता है, या एक फॉर फंक्शन आता है कंटेन्स ऑल, कि मेरे पास अगर एक कलेक्शन है और मुझे ये देखना है उस कलेक्शन की सारी वैल्यू इस वाले हैश सेट में है या नहीं है, तो वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कंटेन्स ऑल की हेल्प से। अभी मुझे सिंगल वैल्यू चेक करनी है तो मैं सिंगल वैल्यू दे सकती हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया कि मुझे 375 को सर्च करना है, तो ये आंसर किस में देगा, ट्रू फॉल्स में दे देगा। तो अभी कंटेन्स का आंसर आ रहा है ट्रू, बिकॉज 375 जो है वो हमारे हैश सेट में प्रेजेंट है। अगर मान लो मैंने कोई ऐसी वैल्यू दिया जो कि प्रेजेंट नहीं है, उस केस में क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ओके। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसमें। तो कंटेन्स फंक्शन के अलावा इज एम्प्टी चेक करेगा हैश सेट एम्प्टी है या नहीं है, रिमूव वैल्यू को हैश सेट से रिमूव करा देगा। अब देखो अगर आपने यहाँ पे कभी भी रिमूव फंक्शन लगाया हैश सेट के ऊपर, ठीक है, तो अगर मैंने रिमूव फंक्शन लगाया तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी वाली वैल्यू रिमूव कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर रिमूव फंक्शन लगाते हो ना, तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट रिमूव फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पे ये आपसे ऑब्जेक्ट मांगेगा कि हाँ भाई कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है आप ही बता दो। या तो कलेक्शन लेगा या वैल्यू लेगा, ठीक है, या तो आप रिमूव इफ लगा सकते हो जिसमें आप कंडीशन बता दो कि भाई जहां ये कंडीशन ट्रू हो रही है वो वैल्यू डिलीट मार दो, ठीक है, जैसे हमने पहले वाला भी ऑप्शन किया था। तो आप रिमूव यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, सिर्फ रिमूव लगा के छोड़ दो। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बकायदा कि आपको कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है, इट विल रिमूव दैट वैल्यू। तो अगर मान लो इसके बाद अगर आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी लिस्ट को दोबारा से प्रिंट करके देखा आफ्टर रिमूविंग, तो आपको 12 जो है वो रिमूव्ड मिलेगा, ठीक है। तो 12 रिमूव हो गया लास्ट में से, तो इस तरीके से ही आएगा। अच्छा देखो अगर मान लो मैंने कभी डुप्लीकेट वैल्यू को ही ऐड किया, लेट्स सपोज हमने जैसे कि 375 ऑलरेडी है ना इसमें, तो हमने लिस्ट वन डॉट ऐड करके दोबारा से 375 दिया होता।
अब 2 बार हमने 375 दिया, बट ये ऐड कितनी बार कर रहा है? एक बार, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू को ये क्या करता है? इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद रिमूव इफ फंक्शन आप लोगों को आइडिया है ही कैसे वर्क करता है। तो हैश सेट क्लियर हुआ, कैसे वर्क करेगा, कैसे इसमें काम कराना है? एनी डाउट्स? यस मैम, No, क्लियर। ओके गुड। अब देखो, जैसे हैश सेट अभी हम लोगों ने देखा ना कि सिंपल काम कर रहा है। अब लिंक्ड हैश सेट में और हैश सेट में डिफरेंस क्या होता है? हैश सेट काम करता है एरे टैग पे, लिंक्ड हैश सेट काम करता है लिंक लिस्ट के फॉर्म में। लिंक लिस्ट में क्या होता था? कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होती थी, इट यूजेस मल्टीपल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एंड लिंक देम टुगेदर। तो ऐसा ही काम लिंक्ड हैश सेट में होगा कि जो भी वैल्यूज आएंगी उनकी लोकेशंस अलग अलग होंगी। तो अगर आप कभी लिंक्ड हैश सेट का यूज करते हो ना, तो इसमें और हैश सेट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, जो इसकी मेमोरी एलोकेशन में आएगा। बाकी इसका यूज सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं कराऊंगी। फिर आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, ट्री सेट पे। लेकिन अगर आपको देखो ट्री सेट का यूज करना है, तो सेट इंटरफेस का एक ऑल्टरनेट है सॉर्टेड सेट, जो कि इसकी एक तरह से चाइल्ड कह लो। और सॉर्टेड सेट क्या करता है? यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर ऑर्डरिंग प्रोवाइड करता है। जब आप इसको यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये जो भी वैल्यू स्टोर करेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेगा, और कभी भी ये डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक्स भी देगा। अब जब बात आती है ना ट्री की, तो हमारे माइंड में क्या आता है? कौन सा स्ट्रक्चर आता है माइंड में जब भी ट्री की बात होती है? यस, एनीवन? मैम ट्री स्ट्रक्चर, नोड ब्रांचेस। पेरेंट नोड, लेफ्ट चाइल्ड नोड, राइट चाइल्ड नोड, पेरेंट चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर आ जाता है ना, वही वाला स्ट्रक्चर आता है ना सबके माइंड में। यस यस मैम। मैम। बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे ट्री सेट की, तो ट्री सेट भी वैसे ही काम करता है। तो जैसे हियरार्किकल स्ट्रक्चर होता था ना कि एक पेरेंट होता था, पेरेंट नोड होता था, फिर उसके 2 चाइल्ड नोड हो गए या 3 चाइल्ड नोड हो गए, फिर उनके फर्दर चाइल्ड नोड्स हो गए, तो एक तरह से वो एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता था। सेम वे में यहाँ पर भी जावा में भी हमें एक ट्री मिलता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में ट्री होता था, लेकिन यहाँ पे हमने उसका नाम क्या रख दिया? ट्री सेट रख दिया। मतलब ये मैकेनिज्म डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहा है, लेकिन हमें वो इजी टू यूज फॉर्म में दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप ट्री सेट को क्रिएट कर रहे हो। ट्री सेट इज अ पार्ट ऑफ सॉर्टेड सेट एंड सॉर्टेड सेट इज अ पार्ट ऑफ सेट इंटरफेस। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है? ट्री सेट मिलता है, जो कि यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है, और बाय डिफॉल्ट इसके जितने भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होंगे। तीसरा, ये ट्री वाला मैकेनिज्म यूज कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू को ऐड करना और रिमूव करना ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू लीनियर लिस्ट। जो लीनियर फॉर्म में वैल्यूज आती हैं उनसे बेटर क्या होता है? ट्री सेट है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्री फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको कभी भी ट्री सेट बनाना है, तो या तो आप डिफॉल्ट ऑर्डर यूज करो, या आप किसी पर्टिकुलर कलेक्शन को स्टोर करो, या फिर अगर आप इसका सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो सॉर्टेड सेट यूज करो। सो एनीथिंग यू कैन यूज। ठीक है, तो ये इनिशियली यहाँ पर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन इंटरनली इसको वैसे ही स्टोर करेगा। अब देखो, इसी चीज को अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे लेकर आएंगे? एक क्लास और बना देते हैं ट्री सेट के लिए। तो हम लेते हैं ट्री सेट डेमो। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक ट्री सेट को क्रिएट करके देखते हैं। तो हम ले लेते हैं ट्री सेट, और इसको मैं स्ट्रिंग में बना देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, जब हम ट्री सेट को क्रिएट करते हैं तो ये काम कैसे करता है ना, इसको अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। तो मान लो आपने लिस्ट 1 में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया, दैट इज ABC। अब आप सोचोगे कि नंबर में तो आगे पीछे समझ में आ रहा था, अब कैलकुलेशन स्ट्रिंग में कैसे होगी? ये चीज भी देखनी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे JJ दिया, और उसके बाद मैंने लिस्ट 1 डॉट ऐड करके क्या ले लिया? BB ले लिया। ओके, चलिए, तो अभी हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए। जब हमने पहला एलिमेंट डाला, उस वक्त पे अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराती हूँ,
एट दैट टाइम लिस्ट में तो सिर्फ वन एलिमेंट होगा जो सबसे फ्रंट में दिखाएगा। लेकिन देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैं इसको साथ के साथ प्रिंट करवाती जाऊंगी। सबसे पहले जेजे आया था तो जेजे को उसने कहाँ रखा, मेन नोड बना दिया, मतलब रूट नोड बना दिया। आफ्टर दैट जब आपने बीबी को दिया तो ये क्या करेगा, बीबी को कंपेयर करेगा जे के साथ में। अब अगर जे की बी की वैल्यू जे से छोटी है तो वो उसको ऐड करेगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। अगर बड़ी होगी तो ऐड करेगा राइट साइड पे। अब ये चाहे इंटीजर यूज करो चाहे स्ट्रिंग यूज करो, हर केस में ऐसे करेगा। अब स्ट्रिंग के केस में ये इसको पहचानेगा कैसे कि वैल्यू छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है, एनी आइडिया? मैम इसकी आज की वैल्यू चेक करेगा। यस, इसकी स्काई वैल्यू चेक करेगा या फिर कह लो इसका यूनिकोड चेक करेगा, और जिस वैल्यू का यूनिकोड छोटा होगा उसको लेफ्ट में रखेगा, जिसका यूनिकोड बड़ा होगा उसको राइट में रखेगा। ओके देखो अगर मान लो मैंने ट्री सेट में एक न्यू वैल्यू ऐड किया, तो अभी मैंने कहा ना डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में हमारा यही रहता था। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू दी जो कि क्या है, जे से बड़ी है, दे दिया। And after that, if I try to print my list, then what will I get? I will get at the right side of the JJ, because JJ is the middle one, it is the root node, and BB is at the left side and is at the right side. अगर मान लो मैंने ना दिया होता, मैंने JJ से छोटी वैल्यू दी होती, फॉर एग्जाम्पल मैंने AA दे दिया होता, then what will happen? अब ए कहाँ आ गया, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आ गया। वाई? क्योंकि इसने जे के से कंपेयर किया तो उससे छोटा निकला तो बीबी के पास भेजा, फिर बीबी से कंपेयर किया तो उससे भी छोटा निकला, इसलिए उसने उसको बीबी के भी लेफ्ट में डाल दिया। ओके तो ये ऐसे काम करता है। अगर आप लोग इसके अंदर कोई और वैल्यू देते हो, फॉर एग्जाम्पल ना नंबर्स का स्काई कोड आई थिंक छोटा होता है अल्फाबेट से, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्या दिया, list1 डॉट ऐड करके स्ट्रिंग में कोई नंबर दे दिया, एंड आफ्टर दैट अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराती हूँ तो देखो नंबर सबसे पहले आ गया क्योंकि वो ए से भी छोटा था। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को इसी वे में प्रेजेंट करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, तो क्या रहेगी, आपकी स्काई वैल्यू मैच हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अब मैंने यहाँ पर दे दिया ओ, तो अभी ये कहाँ जाएगा, बिल्कुल राइट पे आ गया, राइट। तो इसी तरीके से ट्री सेट काम कर रहा है, मतलब जैसे ट्री स्ट्रक्चर वर्क करता है ना, वैसे ही ये काम कर रहा है। फर्स्ट नोड विल बी द रूट नोड, नेक्स्ट वैल्यू whatever will be coming, it will be getting compared with the middle value, like the root value first, अगर क्या है लेस देन है it will go on to the left side, greater than है then it will go on to the right side। ओके क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्री सेट का? ओके यस मैम। अब देखो जब ट्री सेट में हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, सारी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्री सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। देन व्हाट आई कैन डू, तो हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डिसेंडिंग सेट में। कैसे? लाइक मेरे पास यहाँ पे list1 है और अगर मैं इसको डॉट लगा के डिसेंडिंग सेट, देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, नेविगेटर सेट का, नेविगेबल सेट का एक ऑप्शन मिलता है डिसेंडिंग सेट। अगर मैं इसे यूज करती हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं लोकल वेरिएबल में, 1 सेकेंड। ओके तो देखो ऑब्जेक्ट किसका आ रहा है, नेविगेबल सेट का। तो यहाँ पे हमारी ट्री 2 बन गई जो कि अभी किस में आ गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे जो हमारे पास डिसेंडिंग सेट आया, अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूं, तो यहाँ पे देखते हैं, तो जो लिस्ट 2 आया उसके अंदर इसने क्या किया, सारी वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर दिया, राइट। तो अगर मुझे इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग में ले जाना है तो हमें ऑप्शन क्या मिलती है, फंक्शन मिलता है डिसेंडिंग सेट। बट ये क्या करेगा, ये ट्री सेट का ऑब्जेक्ट नहीं देगा, ये नेविगेबल सेट का ऑब्जेक्ट देगा।
अगर कभी कंफ्यूजन हो ना कि कौन सी वाली आ रही है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया था। क्या शॉर्टकट बताया था? आप Ctrl+1 या फिर Ctrl+2 सिलेक्ट कर सकते हो। इन दैट केस यू विल गेट इट। ओके, तो Ctrl+1 या Ctrl+2 यूज कर सकते हो। इन दैट केस यू विल गेट कि कौन सा वाला ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, सी Ctrl+2 लगाओगे तो यहाँ दिखाएगा। तो असाइन टू फील्ड, असाइन टू लोकल वेरिएबल, तो आप एक लोकल वेरिएबल बनाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यूज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर जो यूनिक चीज मिलती है, एक और फंक्शन आता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या करेगा, आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे ना, उससे क्लोजेस्ट वैल्यू, या तो अगर वो वैल्यू मिल गई तो वही रिटर्न करेगा, नहीं तो उसकी जो भी ग्रेटेस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। ग्रेटेस्ट क्लोजेस्ट का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ। देखो, अगर मान लो हमने क्या किया, हमने सीलिंग का यूज किया। सीलिंग का मतलब होता है छत, छत मतलब टॉप, तो मतलब टॉप वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज को गेट करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, list1 डॉट अगर हमने लिया सीलिंग। अब सीलिंग में मैंने कोई ऐसी वैल्यू दिया जो कि यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है, बट उससे बड़ी या छोटी वैल्यू यहाँ पर है। तो लेट्स से हमारे पास जे है, तो मान लो मैंने क्या दे दिया, या फिर हमने कोई भी बीच की वैल्यू उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डी दे देती हूँ कि भाई डी की क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। अगर मैंने इसे रन किया प्रोग्राम को, तो ये मुझे जे दे रहा है, क्योंकि देखो ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी के बाद डी। अब डी से स्मॉलेस्ट वैल्यू तो दे नहीं सकता था, तो ग्रेटेस्ट उसको ए की वैल्यू मिली जे, तो इसने जे रिटर्न किया। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां पर क्या दिया होता, मैंने यहां पर ले लिया होता, क्योंकि कैपिटल ABCD पहले आती है ना, तो हम कैपिटल एस दे के देखते हैं। तो देखो एस कैपिटल वाला सबसे पहले आता है, क्योंकि कैपिटल ABCD आती है 65 to 90 और स्मॉल ABCD आती है 97 to 122। तो मतलब कैपिटल वाली ABCD का जो स्काई कोड है वो पहले होता है, इसलिए मैंने जब कैपिटल एस दिया तो कैपिटल एस के नियरेस्ट वैल्यू उसको कौन सी लगी, ए लगी, इसलिए उसने रिटर्न किया ए को। ठीक है, तो जैसे सीलिंग होता है ना, तो मतलब सीलिंग क्या कर रहा है, जो भी उसकी क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी वो रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू मिल गई तो वो रिटर्न करेगा, मतलब अगर सेम वैल्यू दे दिया जो कि प्रेजेंट है, तो वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उस केस में ग्रेटेस्ट नहीं निकालेगा। ऐसे ही जैसे सीलिंग होता है ना, ऐसे ही फ्लोर फंक्शन भी होता है। तो फ्लोर में गेस करोगे ये क्या रिटर्न करेगा, क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करती हूँ, चलो हम डी देते हैं इसमें, तो एनी गेसेस क्या रिटर्न करेगा ये, क्या BB. बीबी रिटर्न करेगा। गुड। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, बीबी देगा। क्यों? क्योंकि डीडी से छोटा तो बी आता है यहाँ पे, और कुछ तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो मतलब सीलिंग क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है, और फ्लोर क्या कर रहा है, क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शंस यहाँ पर वर्क करेंगे। अब ऐसे ही ना यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट क्या करता है, यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट निकाल के देगा ट्री में से। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन लगाया, फर्स्ट फंक्शन लगाया, so it will return first value from the tree। तो list1 dot first लगाते हैं, so it will return 45 जो कि पहला एलिमेंट है। is it removing the value also, just to check that value let's just print the list also। तो अगर मान लो हम यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करते हैं, तो सिर्फ वैल्यू निकाल कर दे रहा है, बट उसको रिमूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टिल देयर। तो मतलब ये सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को शो करेगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन। अब देखो अगर इसी के साथ में हमें और भी फंक्शन मिलते हैं, एक आता है हेडसेट। ठीक है, तो मतलब हेडसेट क्या करेगा, हेडसेट ये करेगा बेसिकली, अगर हम देखें, मान लो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लगाया, लेट्स सपोज, चलो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ।
मान लो मैंने लिखा लिस्ट वन डॉट हेडसेट। हेडसेट क्या करता है, आपसे एक एलिमेंट लेगा, मैंने इस लिस्ट का मुझे कोई भी एक एलिमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, बीबी दे दिया। तो हेडसेट क्या करेगा, बीबी से पहले जितने भी एलिमेंट लिस्ट में होंगे वो सब रिटर्न कर देगा। ओके, तो इफ आई वांट सर्टेन एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, तो मुझे वो वैल्यू बतानी है जिसके पहले के मुझे एलिमेंट्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, उससे पहले के जितने एलिमेंट्स मिलेंगे वो सब देगा, बट उस वैल्यू को एक्सक्लूड करेगा जो हमने प्रोवाइड की थी। मतलब बीबी को नहीं रिटर्न करेगा, बीबी से पहले वाले एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, मतलब 45 और ए। अब जैसे हेडसेट होता है ना, ऐसे ही टेल सेट भी आता है। बट टेल सेट क्या करेगा ना, ये एलिमेंट को इंक्लूड कर लेगा, मतलब जो एलिमेंट हम यहाँ पे ढूंढने के लिए दे रहे हैं ये उसे भी इंक्लूड करेगा। तो हेडसेट की जैसे ही यहाँ पे हमारे पास टेल सेट भी आता है, और टेल सेट में अगर मैंने बीबी को प्रोवाइड किया तो ये बीबी को इंक्लूड करेगा, और बीबी के साथ साथ में इसके बाद की जितनी वैल्यूज होंगी वो सब रिटर्न कर देगा। तो ये आ रहा है हेडसेट में और ये आ रहा है टेल सेट में। तो ये दो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर, हेडसेट एंड टेल सेट। ऐसे ही हायर फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे आपके पास जो भी हायर वैल्यू होगी, ठीक है, वो रिटर्न करेगा। क्लियर है यहाँ पर ये सारे फंक्शंस कैसे यूज होंगे? Yes, ma'am. ओके, अब ऐसे ही ना यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट कलेक्शन देखते हैं। बेसिकली अगर आप मैप इंटरफेस में जाते हो, तो किसी ने मैप का यूज किया इससे पहले? एनी आइडिया अबाउट मैप? No, ma'am. नहीं किया? अच्छा देखो, अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे मतलब सेट्स देखे हैं, चाहे एरे लिस्ट देखा, लिंक लिस्ट देखा, या फिर हमने सेट इंटरफेस में ट्री सेट वगैरह, हैश सेट वगैरह जो भी देखा है, जितनी भी वैल्यूज थी वो लीनियर फॉर्म में आ रही थी, है ना, मतलब सिंगल सिंगल वैल्यूज को हम ले रहे थे। लेकिन अगर मान लो मुझे क्या करना है, वैल्यू को की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है, तो ऐसे केसेस में हम मैप इंटरफेस का यूज करते हैं। की वैल्यू पेयर में हर वैल्यू के पास अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यहाँ कोई हैश सेट या हैश कोड यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफायर यूज होता है। तो अगर आपको क्या करना है, वैल्यू को की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है। की वैल्यू मतलब, की मतलब जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो की इज यूज टू फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास दो मेन क्लासेस हैं, मतलब जब ये मैप इंटरफेस यूज करते हैं तो इसमें ये वैल्यूज को दो तरह से स्टोर करता है, एक हैश मैप की फॉर्म में, मतलब एक लीनियर ऑर्डर में, और एक ट्री मैप के फॉर्म में, मतलब जो ट्री वाला स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कभी भी इसका यूज करना चाहिए, यहाँ पे दिखाया नहीं रखा इसमें, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं वैसे ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप लोग हैश मैप या ट्री मैप दोनों में से किसी का भी यूज करते हो, तो ऐसे केसेस में आप लोग इसको कैसे बनाओगे, कैसे यूज करोगे, वो मैं यहाँ बता देती हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं हैश मैप डेमो। तो हैश मैप देखो कैसे काम करता है। हैश मैप अगर हम बनाते हैं तो ये हमेशा की वैल्यू पेयर लेता है। तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप बताना है कि आपकी की का डेटा टाइप क्या है और वैल्यू का डेटा टाइप क्या है। दोनों का अपना अपना डेटा टाइप हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सेम लेना। फॉर एग्जाम्पल की को मैं ले लेती हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में और वैल्यू को मैं ले लेती हूँ इंटीजर फॉर्म में। इसको भी मैं नाम दे देती हूँ लिस्ट वन इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो जब आप लोग हैश मैप बनाओगे तो हैश मैप में वैल्यू के लिए ना ये एक आपका अकेला मैप है जिसमें ऐड मेथड नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा यूज होता है, लिस्ट वन डॉट पुट फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, पुट फंक्शन इज यूज टू ऐड की वैल्यू पेयर इनटू द हैश मैप। तो अगर आपको कभी भी इसमें वैल्यू ऐड करनी है तो लिस्ट वन के साथ में क्या फंक्शन यूज करना है, पुट फंक्शन यूज करना है। अगर की का डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो मुझे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया
और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर, सॉरी इंटीजर वैल्यू थी ना, तो 67 ले लिया, तो ये पहली वैल्यू हो गई। फिर लिस्ट वन डॉट पुट किया, सेकेंड वैल्यू के अंदर मैंने इसका की कुछ भी ले सकते हैं, ए ले लिया, ठीक है, और सेकेंड वैल्यू जो थी वो मैंने 483 दे दी। सेम वे में अगर मान लो मुझे यहाँ पे लिस्ट वन डॉट पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे बी ले लिया और इसके साथ साथ में यहाँ पे अपनी जो वैल्यू थी वो क्या दे दी, 848 दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे कितनी भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब अगर मान लो आपको यहाँ पे इस लिस्ट को प्रिंट करा, तो ये कैसे प्रिंट कराएगा, इसको की वैल्यू पेयर में यूज कराएगा। तो देखो अगर मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी वैल्यूज आएंगी कि ए की वैल्यू 483, बी की वैल्यू 848 और फर्स्ट की वैल्यू 67, ठीक है। और इसने इंसर्शन ऑर्डर भी देखो मेंटेन नहीं किया। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपकी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ए बी और एफ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा है, की को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहा है। एक और चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, दो कीज एक जैसी नहीं हो सकती। So there the key value should be unique. अगर आपने क्या किया, एक ही की दोबारा से दी, देखो अगर मान लो हमने लिखा लिस्ट वन डॉट पुट और मैंने यहाँ पे ए वाली जो की थी वो दोबारा दे दी और उसके साथ में वैल्यू मैंने थोड़ी सी डिफरेंट दे दी, तो यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा। पर जब आप रन कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है। मतलब आपने पहली बार 483 दिया था, दूसरी बार 8484 दिया, तो इसने क्या किया, अगर मैंने सेम की दिया लेकिन वैल्यू डिफरेंट दिया तो एक तरह से ये क्या करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है। इफ वी प्रोवाइड सेम की विथ डिफरेंट वैल्यू then it will update previous value with new value. Okay, so you need to keep this thing in mind कि अगर ये की आपने दोबारा दी तो की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इसी वजह से अगर आपने की दोबारा से दी तो ये सोचेगा कि आपको अपडेट करना है, आपको पुरानी वाली वैल्यू की जगह पे नई वैल्यू डालनी है विद सेम की, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो इसी वे में ऐड करोगे, अगर इसको एक साथ में प्रिंट कराना है तो इस तरीके से ऐड करो, प्रिंट कराओगे। अगर आपको मैप की वैल्यू को प्रिंट कराना है नेविगेशन सेट के हिसाब से, तो ऐसे में ना आपका जो वो आइटरेटर है ना वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वो चलता था लीनियर फॉर्मेट में और यहाँ पे वैल्यू है की वैल्यू फॉर्मेट में। तो हैश मैप को अगर प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो आइटरेटर नहीं चलेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया आईटी, तो इसने नहीं लिया। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, आइटरेटर का यूज करना चाहे ना, तो ये इसको यूज नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को एक एक करके गेट कराना पड़ेगा। तो लिस्ट वन की जो वैल्यूज हैं, अगर आपको इसको कभी भी यूज कराना है, ठीक है, मतलब प्रिंट कराना है एक साथ में, तो इसका तरीका डिफरेंट होता है, इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको एक आइडिया दूंगी, लेकिन पहले आप लोग क्या करो, क्योंकि ये नई चीज करा रही हूँ आज, बाकी के प्रोग्राम तो आई नो आप लोग कर लोगे लेकिन हैश मैप नहीं कर पाओगे। तो पहले आप लोग इतना प्रोग्राम बनाओ अपने अपने सिस्टम पे, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ओके, चलिए बना लीजिए इसको, 2 मिनट टाइम। चलिए तो एक काम करते हैं, इसी में हम देख रहे थे, ठीक है, प्रिंट वैल्यूज ऑफ द हैश मैप 1 by 1। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा आइटरेटर नहीं चलेगा, तो यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे एंट्री सेट। तो यूजुअली अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर आइटरेटर लगाना है, तो आपको इसको एंट्री सेट की हेल्प से लगाना पड़ेगा।
एंट्री सेट क्या करेगा, इस वैल्यू को लीनियर फॉर्म में लाएगा और एंट्री सेट के साथ में, ठीक है, इट इज यूज्ड टू गेट वैल्यूज या की वैल्यूज पेयर फ्रॉम द हैश मैप, ठीक है। और इसी के साथ में आपको क्या करना है, एंट्री सेट के साथ साथ में आपको आइटरेटर लगाना है। तो इसको आपको अगर यूज करना है तो इसी तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टोर वैल्यूज इनटू द आइटरेटर ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अगर मान लो आपको कभी भी इसकी वैल्यू को गेट कराना है तो कैसे गेट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिया था, list1 डॉट एंट्री सेट लिखो। एंट्री सेट लिखने के बाद आप फिर आइटरेटर लिख सकते हो। और जब आप आइटरेटर ले ही रहे हो तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रही है, असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल में आइटरेटर ले रहा है ये एंट्री का, ठीक है, और स्ट्रिंग इंटीजर। तो मतलब ये इस तरीके से अपने आप ही आपको बना कर दे देगा वैल्यू। अब जब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, अपना लूप लगा सकते हो एज बिफोर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इसका नाम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ITR डॉट हैज नेक्स्ट। अगर हैज नेक्स्ट है तो यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को दे देगा। तो चलिए काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं ITR डॉट नेक्स्ट। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको यूज करते हो देन इट विल गेट ऑल दी वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या आएगा, पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर आ जाएगा, जैसे कि A की वैल्यू, B की वैल्यू और फर्स्ट की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएंगी एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन गेट ऑल द वैल्यूज वन बाय वन। फाइन, क्लियर है इतना सभी को कैसे वर्क कर रहा है? मैम ये एंट्री का बताइए ना थोड़ा सा। ट्री मैप, ट्री मैप भी बताती हूँ, हैश मैप क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, एंट्री के लिए पूछ रहे हो। एंट्री सेट देखो क्या कर रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर हम डायरेक्ट आइटरेटर नहीं लगा सकते थे, आइटरेटर वर्क करता है लीनियर फॉर्म की वैल्यूज के साथ में। तो एंट्री सेट क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को एक लीनियर फॉर्मेट में ले आएगा, की वैल्यू पेयर्स को, और उसके बाद जब लीनियर फॉर्मेट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो हम इसके ऊपर अगर आइटरेटर लगाएंगे तो सारी वैल्यूज आइटरेटर के पास भी चली जाएंगी। यहां पर देखो तो एक तरह से इसने क्या किया, पहले एंट्री का ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग इंटीजर के साथ में, और उसको किसको दे दिया, आइटरेटर को दे दिया। तो आइटरेटर अपने आप कन्वर्जन कर लेगा वैल्यू का, एंड आफ्टर दैट आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। मेनली आप ये कह लो कि आपके पास की वैल्यू पेयर की वैल्यू स्टोर हो गई, और उसके बाद आप इसके अंदर से वैल्यूज को गेट करा सकते हो। ओके, अच्छा देखो, अगर आपको क्या करना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू को गेट करना है, टू गेट ओनली की वैल्यूज, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन है उसको यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज, आप लिखोगे list1 डॉट गेट, ठीक है। और गेट में देखो आपके पास क्या आता है, वैसे तो ये कीज बताता है, सॉरी माय मिस्टेक। तो की सेट ले लोगे, तो की सेट फंक्शन क्या करेगा, वन सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक की सेट बना कर दे देगा। तो की सेट फंक्शन क्या करता है, टू गेट ओनली द की वैल्यूज। तो अगर आपको सारी की सारी की वैल्यूज चाहिए ना कभी भी, तो आप ऐसे गेट कर सकते हो। और अगर आप इसको प्रिंट करोगे, अब देखो की सेट को, तो आपके पास सारी की सारी की वाली वैल्यूज आ जाएंगी। वन सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमने लिया था, अच्छा की सेट का एस कैपिटल था उसमें। देखो अगर हमने इसको प्रिंट किया तो सारी की सारी की वैल्यूज आ गई। अगर मेरे पास एक बार की वैल्यूज आ जाती है ना, तो आप इसको और भी अच्छे तरीके से गेट कर सकते हो। कैसे गेट कर सकते हो, देखो अगर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल वैल्यू को गेट करना है, तो ऐसे में आप गेट फंक्शन का यूज करते हो। बट गेट फंक्शन क्या मांगता है, की मांगता है
कि कौन सी वाली की है जिसकी वैल्यू आपको देखनी है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे की सारी कीज को गेट कर लिया और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लूप लगा देती हूँ उसके ऊपर, ठीक है, की सेट के ऊपर एक एक करके सारी कीज आती जाएंगी और मैं क्या कर सकती हूँ, फिर सारी वैल्यूज को प्रिंट करा सकती हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, की सेट को ले लो और डॉट करके इसके ऊपर अगर मान लो मैंने क्या लगा दिया, फॉर ईच लगा दिया, ओके। और फॉर ईच में हम क्या करेंगे, के ले लेते हैं फॉर की, और इसके बाद में सिस आउट कर देती हूँ, सेमीकोलन हटा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं इसके अंदर, लिस्ट वन डॉट गेट, और गेट में हम क्या दे देते हैं, के दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, के के अंदर की सेट की फर्स्ट वैल्यू को लेगा, और फिर जब हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट वन डॉट गेट के, तो ये फर्स्ट वाली की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या रहेगा, सारी की सारी वैल्यूज आती जाएंगी वन बाय वन। तो मतलब अगर सारी की सारी कीज को गेट करना है तो सिंपल है, की सेट का यूज करो, और अगर हर की के अकॉर्डिंगली वैल्यू को गेट करना है तो गेट फंक्शन का यूज करो। आप गेट फंक्शन ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो, सिंपल भी लगा सकते थे। तो मतलब अगर आपको की पता है तो आप यहाँ पर उस की को बता दो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा फर्स्ट की वैल्यू क्या है, तो ये फर्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी विच इज 67 वो रिटर्न कर देगा। अगर मुझे सारी वैल्यू एक एक करके गेट करानी है तो फॉर ईच का यूज करो, की सेट के अंदर वैल्यू जो थी उसको देते जाओ, तो ये अकॉर्डिंगली वैल्यू गेट करके देगा। तो देखो अगर यहाँ पे हम क्या प्रिंट करते हैं, ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज मैंने जब लिया और उसके बाद ये लगाया एक्सप्रेशन, तो देखो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई एक एक करके। क्यों? क्योंकि जब ये लूप चलाएगा फॉर ईच का तो पहली वैल्यू उठाएगा, पहली वाली की लेगा और फर्स्ट की के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फाइंड करके देगा, फिर लूप के अंदर सेकंड वाली की उठाएगा, सेकंड की वैल्यू देगा, फिर थर्ड की उठाएगा, थर्ड की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये लूप कब तक चलाएगा, जब तक कि इसको लिस्ट में और वैल्यू मिलती जाएंगी, राइट। अगर सिंपल गेट यूज कर रहे हो तो आपको की पता होनी चाहिए, तो की बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी रिटर्न कर देता है। ओके, क्लियर हुआ यहां तक कैसे वर्क कर रहा है? यस एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। यस मैम। थोड़ी सी नई चीजें हैं, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा कैसे यूज करना है। तो एक मैं काम करती हूँ ना, ये वाला अपने प्रोग्राम आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, आप लोग इसको कंटिन्यू कर लो, जिस मतलब पहले तो आपने थोड़ा, सो डू इट राइट नाउ, आई विल वेट फॉर यू फॉर 5 minutes, प्लीज कंप्लीट दिस प्रोग्राम फर्स्ट। वेरिएबल्स ले रखे हैं, जैसे कि इंट आईडी ले रखा है, स्ट्रिंग नेम ले रखा है, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर कोड्स भी डाल देते हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ लेके छोड़े हुए हैं ताकि अगर कोई भी एम्प्लॉय आता है, ठीक है, कोर्स तो नहीं होगा एम्प्लॉय के मामले में, चलो सैलरी ले लेते हैं फ्लोट में। तो अगर मान लो मुझे कभी भी एक एम्प्लॉय की ये तीनों इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर करने होंगे। तो मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना पड़ता है। ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेमो क्लास में, ठीक है, या फिर एक काम और करते हैं, डेमो में हम कम से कम काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड ऐड एम्प्लॉय, तो ऐड एम्प्लॉय के अंदर हम लोग करेंगे क्या, एम्प्लॉय ही क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे, मतलब जो भी आएगा वो एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट देगा हमें, और हमें बस ये करना होगा कि emp डॉट id में हमें क्या करना होगा, emp तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे id में स्टोर करा देंगे इस तरीके से, ठीक है। मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है और मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे सेव कराती जाऊंगी। तो emp डॉट नेम को ले लो, सेम वे में सैलरी के अंदर इक्वल्स टू में emp डॉट सैलरी ले लो। तो इस तरीके से ना हमारे पास क्या होता जाएगा, एक न्यू एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर मान लो मुझे इसको प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग लगा के छोड़ देते हैं, जो कि क्या कर रहा है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड को प्रिंट करा रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो ही दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हम
इसी टाइप के सिनारियोस का यूज करते हैं ताकि हमारी वैल्यूज जो है वो प्रॉपरली आ जाए। ठीक है, मैम तो टू स्ट्रिंग का शॉर्टकट क्या है? हाँ जी, टू स्ट्रिंग का शॉर्टकट? भूल गए? यस। Alt प्लस शिफ्ट प्लस S करोगे तो मेन्यू खुल जाएगा। ओके, फिर ओके। उसमें से जनरेट टू स्ट्रिंग कर देना। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, वैल्यूज को ले लो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो मेरे पास उसके अंदर तीनों वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो अब मान लो कल को कोई क्या करता है, अगर ऐड एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉय के अंदर ऑब्जेक्ट भेजता है, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। प्रिंट कराना होगा तो टू स्ट्रिंग को कॉल कर देंगे। अब देखो डेमो क्लास में आते हैं और यहाँ पे अब हम लेते हैं मेन मेथड। अब मान लो कल को मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल एम्प्लॉयज को स्टोर कराना है। अब अभी तो मुझे नहीं पता ना कि भाई मेरे पास कितने एम्प्लॉय आने वाले हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 10 भी आ सकते हैं, कितने भी एम्प्लॉय आ सकते हैं। मतलब मेरा मैकेनिज्म ये है कि जब भी कोई नया फॉर्म फिल होगा तो मुझे इस मेथड को कॉल करना है, ऐड एम्प्लॉय को, और उसको ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर कराता जाएगा। लेकिन अभी ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट के वैल्यू को ले रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके हमने क्या बना दिया, हैश मैप बना दिया। हैश मैप में मैंने ऑब्जेक्ट का जो टाइप है, मतलब यहाँ पे हमने की लिया, तो की के अंदर मैंने E1 ले लिया, मतलब स्टोरी, माय मिस्टेक, डेटा टाइप बताना था ना, तो हम लेंगे स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एम्प्लॉय ले लिया, मतलब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या बना दी, EMP लिस्ट इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो मतलब अगर आप कल को डेटाबेस में से डेटा उठाते हो और उसको स्टोर कराना हो, तो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे स्टोर करा सकते हो ना हैश मैप में, राइट। बस आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा की वैल्यू पेयर का, और ये बन जाता है बहुत इजीली। एंड आफ्टर दैट मान लो मेरे पास 20 एम्प्लॉय हैं या 50 एम्प्लॉय हैं या 100 एम्प्लॉय हैं, कितने भी एम्प्लॉय आ जाए, सभी के ऑब्जेक्ट बना के हम इसमें स्टोर करते जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मुझे बस क्या करना होगा, एम्प्लॉय क्लास का अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये इसी तरीके से काम करेगा। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ, आप रियल वर्ल्ड की बात करें तो मुझे ना थोड़ा सा वो याद आ गया, जब हम स्प्रिंग बूट में काम करते हैं तो यहाँ पे हम ऐड एम्प्लॉय नहीं लगा के, क्योंकि फंक्शन तो है ही हमारे पास, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसी का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, और जितनी बार वैल्यू आएगी एम्प्लॉय की, ऑब्जेक्ट की, उतनी बार हम ये नहीं करके हम ये भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के साथ में एक स्ट्रिंग ऐड कर लो, सीक्वेंस, हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस के साथ में हम वैल्यू को स्टोर करा देंगे, तो हमारे पास क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू स्टोर हो जाती है। एंड आफ्टर दैट आपको बस यही करना होता है कि EMP लिस्ट डॉट पुट करके सीक्वेंस को और EMP को ऐड करते जाते हो, तो आपके पास मल्टीपल पीपल के क्या आ जाते हैं, रिकॉर्ड आ जाते हैं। फिर चाहे तो टू स्ट्रिंग में ना वैल्यू रिटर्न होती है यूजुअली, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सिंगल एम्प्लॉय को तो प्रिंट करा ही सकते हैं ना, चलो ठीक है इसको हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इस लिस्ट को अगर मैं कहीं पे भी गेट करके प्रिंट कराऊंगी तो जितने भी एम्प्लॉय मैंने ऐड किए होंगे सभी को मैं प्रिंट करा सकती हूँ। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, E.id करके इसमें मैंने पहला ID स्टोर किया, फिर E.name करके, अभी तो मैं स्टोर करा रही हूँ ना, यूजुअली ये वैल्यू हम गेट कराते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे मान लो हमने पहली वैल्यू स्टोर करा दी, किसी का नेम ले लेते हैं सुमन, E.salary ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने सैलरी दिया। तो यहाँ पे आपके पास जो थी सारी वैल्यू स्टोर हो गई। अब इसके बाद आप पता क्या करोगे, इसके बाद आप एक सिंपल सा काम करोगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो है ही ना, तो ऐड एम्प्लॉय वाले फंक्शन को कॉल करोगे और सीक्वेंस पास करोगे। तो ये मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय है, तो मैं इसको E1 सीक्वेंस दे देती हूँ और इसको मेरे को E ऑब्जेक्ट देना है, राइट। अगर मैं यहाँ पर लूप चला दूं
तो भी मैं इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करा सकती हूँ, राइट। और इस तरह से मैं अगर मान लो एक और एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को स्टोर करना चाहती हूँ, तो बस मुझे यही करते जाना है कि मुझे बार बार, जैसे मैं इसी ऑब्जेक्ट को रीयूज कर लेती हूँ, तो e.id अगर मान लो मैंने क्या दे दिया 102, फिर e.name इक्वल्स टू मैंने क्या डाल दिया, अर्जुन डाल दिया। फिर e.salary मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 78,000 एंड आफ्टर दैट मैंने e.add कर दिया, और इसके अंदर मैंने सीक्वेंस क्या दे दिया e2 और फिर से e को प्रिंट कराया। तो मैंने अभी 2 एम्प्लॉय स्टोर करा दिए। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों एम्प्लॉयज के डेटा को इकट्ठा गेट करना है, तो बस मेरे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो है ही, तो मैं एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसको गेट कर सकती हूँ, EMP लिस्ट को गेट कर सकती हूँ, और EMP लिस्ट आ गई तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे सिस आउट करके क्या करना है, EMP लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो बस मुझे करना क्या पड़ेगा, की को गेट करना है और की की हेल्प से मैं इसको प्रिंट करा सकती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसमें हमने ले लिया E2 या फिर हम ले लेते हैं E.EMP लिस्ट, ठीक है, और EMP लिस्ट के अंदर से हम क्या करते हैं, डॉट करके गेट करा लेते हैं। अब अगर मैंने E1 दिया तो मैंने की क्या दे दिया E1, तो ये क्या करेगा, E1 के रिकॉर्ड को दिखा रहा है, नहीं, क्योंकि इसने क्या किया ना, देखो हमने एक छोटा सा यहाँ पे मैंने ये भी करना चाहिए था, क्योंकि EMP लिस्ट जो है ना वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो हमें उसको अलग ऑब्जेक्ट में बनाना चाहिए था। तो बस मुझे करना क्या पड़ेगा, EMP लिस्ट के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और क्योंकि हम बार बार करेंगे ना तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस करता जाएगा। तो हमें बस ये करना है E.add ना करके employees.add करते जाओ, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि इससे क्या रहेगा, वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आती जाएगी और ऐड होती जाएगी। यहाँ पे आप employees.emplist.getEven करो, आपके पास वैल्यू आती जाएगी, क्योंकि अभी मैंने सेम ही ऑब्जेक्ट यूज किया था, तो ये क्या कर रहा था, बस उसको रिप्लेस करा रहा था। तो अगर मैंने क्या दे दिया, E1 भी दिया तो ये वैल्यू सेम दे रहा है, अगर E2 भी देती हूँ तो भी वैल्यू सेम दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट सेम यूज किया। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता तो ये रिप्लेस नहीं करता, फिर ये क्या करता ना, आपको पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर दे देता, मतलब दोनों की वैल्यू आ जाती। क्योंकि इसका रीजन यही है, क्योंकि अभी हम इसको बहुत ही पार्शियली यूज कर रहे हैं, कंप्लीटली यूज नहीं कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में इसका यूज होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो आप इसको फॉर्म की वैल्यू स्टोर कराने के लिए, डेटाबेस से जब वैल्यू उठाते हो उसको स्टोर कराने के लिए भी यूज कर सकते हो। सो डोंट वरी, अभी मैं आपको JDBC कराऊंगी ना तो इसमें इसका यूज बहुत आने वाला है, तो हम इसको क्रिएट करके भी देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप में से किस किस को HTML आता है, अच्छे से आता है सबको? ओके, यस मैम। तो HTML जरा अच्छे यस से मैम। रखना, क्योंकि देखो मेरे को ना टाइम थोड़ा आप लोगों को पढ़ाने का कम मिल रहा है, मुझे दिसंबर तक का टाइम मिल रहा है, इसलिए मैं अब छुट्टियां भी आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोर्स कर रहे हो तो ढंग से सीखो और उसको बढ़िया से करके जाओ, ताकि कल को अगर इंटरव्यू में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेकंड थिंग ये है कि आप लोगों को मुझे अभी कोर जावा के बाद ना JDBC कराना है, SQL कराना है। लोगों ने देखा है ना कि मैश मैप का यूज कैसे आता है, और उसका रियल लाइफ में भी हम यूज करेंगे। तो जब हम डेटा मतलब बेस में से वैल्यू उठाते हैं तो भी यूज करते हैं, जब हम फॉर्म से वैल्यू गेट कराते हैं तो भी हम यूज करते हैं, तो इसका काफी यूज आता है। और मेनली तो सारा का सारा खेल ही आगे ऑब्जेक्ट्स का रहेगा और किसी चीज का नहीं रहेगा एडवांस जावा में। ओके, कि ऑब्जेक्ट्स ही पास कर रहे होगे एक क्लास से दूसरी में, दूसरी से चौथी में, यही काम चलेगा मेनली। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना आपको अब क्या करना है, आप लोगों को जब मैं एडवांस जावा कराऊंगी ना तो आई विल स्टार्ट गिविंग यू सम पेजेस टू डिजाइन। जैसे आपको मैं बोल सकती हूँ लॉगिन पेज बना के लाओ या होम पेज बना के लाओ, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं HTML कराऊं, 2 घंटे की क्लास होती है,
आप जो पेज मुझे बनाकर दोगे ना, मैं उसी के ऊपर एडवांस जावा लगा के दिखाऊंगी, ठीक है? तो इट्स बेटर टू डू दैट वे ऑल्सो। अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर भी हम इसका यूज कर पाएंगे। ओके, चलिए फॉर नाउ अभी यहाँ पे अभी देखो हैश मैप और ट्री मैप ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। आप हैश मैप की जगह ट्री मैप लगा दोगे तो भी सेम ही वैल्यूज मिलेंगे आपको, ठीक है? तो मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके अलावा ना एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे कराना है थोड़ा सा। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने क्या देखा है कि जब हम हैश मैप लेते हैं या ट्री मैप लेते हैं, तो आप लोग जो डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो, आपको उसी डेटा टाइप की वैल्यू देनी पड़ती है ना? मतलब एक रिस्ट्रिक्शन हो गई ना। अगर मैं इस रिस्ट्रिक्शन को हटाना चाहती हूँ, तो इन दैट केस आई कैन यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी क्या करती है? इट इज ऑल्सो यूज्ड to store values in key value pairs, but we don't require to define the data type or object type of key value pairs like in hash map और tree map। मतलब जैसे हैश मैप में या ट्री मैप में हम क्या बताते हैं? हम डेटा टाइप बताते हैं या ऑब्जेक्ट टाइप बताते हैं कि भैया मुझे इस टाइप की ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर करानी है। बट प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज ना मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है डेटा स्ट्रक्चर में, अगर कलेक्शन में मैं बात करूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में पता है क्या फायदा रहता है? आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपको कुछ नहीं बताना कि की वैल्यू पेयर का डेटा टाइप क्या होगा। पहली चीज तो ये, इस टाइप से इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब आप वैल्यू डिफाइन करोगे ना, यू कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट टाइप और यू कैन से डेटा टाइप इन की और वैल्यू पेयर्स। मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा लो, किसी भी टाइप की की बना लो, कुछ नहीं बोलेगा ये। और हर की डेटा टाइप अलग अलग भी हो सकती है। सो एवरी की or value can have different object type। ओके, तो मतलब हर वैल्यू का या की का ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। इसको कैसे यूज करना है ना, यहाँ देखो, आपको सिंपली क्या करना है, pp डॉट पुट फंक्शन का यूज करना है इसमें भी, और पुट में जाकर पहले की बता दो, फिर वैल्यू बता दो। बस इतना करते जाओ, वैल्यू आती जाएगी। कैसे यूज करना है ना, इसका एग्जांपल देख के देखते हैं। तो सी, अगर मान लो हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, बाकी सब चीजों में सिमिलरिटीज मिलती हैं, ये एक चीज जो है ये बहुत यूनिक है और बहुत ही अच्छी भी है, मतलब यूजफुल भी है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्रॉप नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया प्रॉपर्टीज के लिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ java.util पैकेज। अब मान लो मुझे पहला प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे पुट फंक्शन को लिया, की पूछ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना देखो की का जो टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट है, वैल्यू का टाइप भी ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट। और ऑब्जेक्ट में तो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, चाहे वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, आपकी एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का, या किसी भी क्लास का, या फिर इंटीजर, फ्लोट, या कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन कम। तो इसीलिए ये हर टाइप की वैल्यू को ले लेगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे पहला जो की दिया वो a दे दिया, और प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी 438, सो नो प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर मान लो मैंने क्या किया, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट बनाया ना, मैंने इसकी की को इंटीजर बना दिया और वैल्यू जो थी वो स्ट्रिंग में दे दी, तो भी ले लेगा। अगर मैंने जो थर्ड वाली की है उसको मैंने फ्लोट में डिफाइन कर दिया या डबल में ले लिया, एंड आफ्टर दैट जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग कर दी या कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, एनीथिंग कैन कम, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे दी,
तो वो भी ले लेगा. एनीथिंग कैन कम हियर. अब अगर मान लो इसके बाद में प्रॉप्स को प्रिंट कराते हो, तो वही चीज आ गई, की वैल्यू पेयर्स. ठीक है, तो मतलब एनी टाइप ऑफ की इज वेलकम, चाहे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, या किसी क्लास को ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग कैन कम. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर दैट. क्लियर हुआ यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैसे काम कर रहा है? Yes, ma'am. तो सबसे अच्छा कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या लगा? प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज नहीं, क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन करने का रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था कि ऑब्जेक्ट कौन सा लगाना है. राइट, चलो फटाफट से काम करो, ये वाला प्रोग्राम बना लो. इसके बाद हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क ओवर है. इसके बाद ना मैं आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक छोटा सा काम दे रही हूँ. अगर अभी एग्जाम हो तो थोड़ा सा, चलो आज नहीं तो कल परसों में जैसे भी, लेकिन सबमिट कर देना. ठीक है, लेकिन एक चीज मेरे को और जो दिखी है आपके बैच में, जैसे कि मैंने आपकी रिपोर्ट शेयर की थी, वो देखी सबने? यस मैम. यस मैम. हाँ जी, किस किस की रिपोर्ट ने डिसअपॉइंट किया? यस मैम. और कौन लोग रिपोर्ट देखने के बाद क्लास ज्वाइन कर रहे थे आज? यही मैंने देखा, 1 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में आज. Why this is happening today? Okay, don't want to answer. All right. तो सी गाइस, आप लोगों का जो रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो काफी बच्चों ने अपनी लैब कंप्लीट नहीं की है. ठीक है, तो अभी आप लोगों का कल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, मल्टी थ्रेडिंग. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 रीजन से इंपॉर्टेंट है. पहला तो कल को अगर आप कहीं में भी इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू के टाइम पर हर इंटरव्यूअर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मल्टी थ्रेडिंग के पूछेगा ही पूछेगा. दूसरा रीजन, मल्टी थ्रेडिंग का यूज बहुत ज्यादा होता है डेवलपमेंट के अंदर. अगर आप कोर लेवल की डेवलपमेंट में जाते हो कल को, तो उसमें मल्टी थ्रेडिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है, सो बेटर है मल्टी थ्रेडिंग को अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो. कल की क्लास में मैं आपको मल्टी थ्रेडिंग कराऊंगी. ठीक है, और मल्टी थ्रेडिंग के हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, क्या यूज होते हैं और कितना रहता है. 2 दिन का टॉपिक रहेगा ये, 1 दिन में खत्म नहीं होता है, क्योंकि काफी वास्ट टॉपिक है ये हमारा. क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजेशन, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेडिंग कैसे बनती है एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब आएगा. ओके अच्छा, आप लोगों को ना एक आई चैट मुझे कंप्लीट कराना था, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग के बाद आपका कोर जावा रिवीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ कोर जावा फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ. ठीक है, वैसे तो कोर जावा में और भी टॉपिक्स होते हैं, बट जो यहाँ का कोर्स डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा फीचर्स आपको और बताऊंगी इसके. लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं ये मल्टी थ्रेडिंग करा दूंगी, इसकी प्रैक्टिस बाद में हम करेंगे भी, लैब भी करेंगे. ये आई चैट है, दिस ऑल ऑफ यू